हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम आज देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार द्रोह का पीटी होमवर्क से स्टार्ट हुआ है। इसके डे 3 को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसको आपको लास्ट तक देखना होगा। यदि आपको उसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होगा, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। पहला सवाल पूछा गया था कि हाल ही में हमसफर नीति का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। देखिए दोस्तों, जो हमसफर नीति है ना, इसका शुभारंभ जो है किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। कौन है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। ठीक है। और दोस्तों, इसके जो मंत्री वर्तमान में कौन रहेंगे? नितिन गडकरी जो है इसमें वर्तमान में क्या है, तो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो गई। अब दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है कि सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है। देखिए, सागरमाला जो है ना, इस परियोजना का संबंध आपके हो जाएंगे, ये आपके बंदरगाह से हो जाएंगे। किससे? बंदरगाह से हो जाएगा सागरमाला परियोजना का संबंध। ठीक है। और भारतमाला परियोजना का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका किससे हो जाएगा, तो राष्ट्रीय राजमार्ग से हो जाएगा। किससे? राष्ट्रीय राजमार्ग से आपका हो जाएगा कौन सा? भारतमाला परियोजना का संबंध। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि किस राज्य में पोलावरम परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोगों ने फिर से अपना विरोध करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, वो कौन सा राज्य है? आप लोग ध्यान रखेंगे, वो कौन सा? आंध्र प्रदेश राज्य। कौन सा? आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा जो है वर्तमान में अभी पोलावरम परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोगों ने फिर से अपना विरोध करना शुरू कर दिया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पोलावरम परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, जो पोलावरम परियोजना है ये आपके किस नदी पर जाएंगे, तो गोदावरी नदी पर हो जाएगा। किस पे? गोदावरी नदी पर स्थित है आपके पोलावरम परियोजना। और इसकी लंबाई कितनी है गोदावरी नदी की? तो आपको ध्यान रखना होगा, 1465 किलोमीटर है गोदावरी नदी की लंबाई। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, लंबी नदी? वो कौन सी है? गोदावरी नदी है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पोलावरम परियोजना का राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया था। तो 2014 ईस्वी में पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नई चेतना 3.0 योजना की शुरुआत कब और कहाँ की गई है। तो नई चेतना 3.0 योजना जो है, इसकी शुरुआत कब और कहाँ हुई है। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत जो है ना, कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में हुई है। ठीक है, नई दिल्ली में हुई है। और कब हुई है अब पूछा जाए तो 2024 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि महिलाओं के साथ हिंसा उन्मूलन के लिए दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, महिलाओं के साथ जो हिंसा उन्मूलन है, इसके लिए दिवस मनाते हैं हम लोग प्रत्येक 25 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम में संशोधन का आग्रह किया जिससे बाल पोर्नोग्राफी के स्थान पर बाल यौन शोषण सामग्री रखा गया। तो दोस्तों, ये कौन सा अधिनियम हो जाएगा हमारे पास? तो यह है पोस्को अधिनियम, POSCO, पॉस्को एक्ट जो है अधिनियम। इसी तरह जो है ना, बाल पोर्नोग्राफी को के जगह पर बाल यौन शोषण सामग्री को रखा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आईटी अधिनियम की किस धारा के तहत बाल यौन शोषण पर दंड का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, वो अधिनियम कौन सा है? 67वां अधिनियम के तहत जो है ना, बाल यौन शोषण पर दंड का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल क्या गया है कि बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध गायिका जिनका हाल ही में निधन हो गया कौन है। दोस्तों, आप सबको पता है कि बिहार कोकिला कौन थी हमारी, तो जो दोस्तों आपको पता है कि उनका नाम क्या था? शारदा सिन्हा जी। ठीक है, शारदा सिन्हा जी थे, वो बिहार कोकिला के नाम से हम लोग जानते हैं शारदा सिन्हा को। ठीक है। और स्वर कोकिला दोस्तों किसे कहते हैं? तो लता मंगेशकर जी को हम लोग क्या कहते हैं? तो स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। और दोस्तों, भारत कोकिला किसे कहते हैं? सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं। आप तो ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार ऑस्कर में इस बार कौन सी फिल्म भारत की प्रतिनिधित्व करेगी। देखिए, ऑस्कर जो है ना, विश्व की सबसे बड़ी जो फिल्म जगत का पुरस्कार होता है वो कौन सा होता है? ऑस्कर। तो ऑस्कर में जो इस बार भारत की जो फिल्म प्रतिनिधित्व करेगी, रिप्रेजेंट करेगी, वो कौन सी फिल्म हो जाएगी? तो वो फिल्म दोस्तों, उसका नाम क्या है? तो आप ध्यान रखेंगे, लापता लेडीज। ठीक है, कौन सा फिल्म है? लापता लेडीज फिल्म को जो है इस बार ऑस्कर में भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें फिल्म जगत में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, उस व्यक्ति का नाम क्या है दोस्तों? उनका नाम है सत्यजीत रे। क्या नाम उनका? सत्यजीत रे को यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि देसी गाय को राजमाता का दर्जा किस राज्य द्वारा दिया गया है। दोस्तों, जो देसी गाय है इसको राजमाता का दर्जा दिया गया है, वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया गया है। और दोस्तों, उस वक्त जब सीएम थे, जब ये दिया गया था, उस वक्त सीएम थे महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे।
कौन थे? एकनाथ शिंदे के द्वारा दिया गया था। लेकिन वर्तमान में महाराष्ट्र के सीएम कौन हो जाएंगे? तो देवेंद्र फडणवीस जो है वर्तमान में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है कि वैदिक सभ्यता में गाय के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो दोस्तों वैदिक सभ्यता में जो गाय के लिए प्रयुक्त शब्द है वो कौन सा है? अधन्या। कौन सा है? अधन्या शब्द है। और अधन्या का मतलब क्या होता है कि ना मारे जाने वाले योग्य पशु, यानी ऐसा पशु जिसको हम लोग मार नहीं सकते, उसे क्या बोलते हैं? अधन्या कहते थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में 7वीं आवधिक श्रम बल संरक्षण वार्षिक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो दोस्तों इस संस्था का नाम क्या है? श्रम ब्यूरो द्वारा। कौन सा? श्रम ब्यूरो द्वारा इस संस्था को जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है? तो भारत में जो रोजगार है और बेरोजगारी है इसके जो आंकड़े जारी किए जाते हैं दोस्तों, ये आपके किसके? NSSO द्वारा इसकी जो है रिपोर्ट को जारी की जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बिहार में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? देखिए बिहार का पहला है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिहार में ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किस जिले में किया गया है दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना होगा, ये जो जिला हमारे पास हो जाएगा वो है बिहटा। कौन सा? बिहटा जिला में ऐसा किया गया है, जो पटना का जिला है। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि भारत की पहली हवाई आधारित स्व संचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा किस एयरपोर्ट पर शुरू की गई है? तो दोस्तों ये एयरपोर्ट कौन सा हो जाएगा हमारा? ये तिरुवनंत एयरपोर्ट पे। किस पे? तिरुवनंत एयरपोर्ट पे जो है ना ये सुविधा तिरुवनंतपुरम, ठीक है, यहाँ पे इसकी सुविधा मतलब प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न है कि आंतरिक वायु गुणवत्ता का विकास किस संगठन द्वारा किया गया है? तो आंतरिक जो वायु गुणवत्ता है इसका विकास जो है किस संगठन द्वारा किया गया है? ये संगठन कौन है? CSIR द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2024 में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो अक्टूबर 2024 में जो महिला उद्यमिता मंच है इसका शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो ये दोस्तों कौन हो जाएंगे? तेलंगाना राज्य में इसका शुभारंभ किया गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि महिला उद्यमिता मंच किस आयोग द्वारा किया गया है? तो महिला उद्यमिता मंच जो है ना किस मंच द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, ये जो है ना आपके नीति आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, नीति आयोग द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत का टॉप राज्य कौन सा रहा है? देखिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 2024 में जो भारत में टॉप क्या है राज्य, उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है केरल। ठीक है, क्या है? केरल राज्य जो है ना इस बार क्या है? टॉप किया है किसमें? राज्य खाद्य सूचकांक में। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि शिक्षा शिक्षा में लिंगानुपात में और सतत विकास में शीर्ष राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये कौन सा हो जाएगा? केरल राज्य है ना, वो भारत में सबसे टॉप पे है इन सभी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न क्या रहा है यहाँ पे, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2024 जारी किया गया, भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में समग्र रूप से शीर्ष स्थान कौन सा है? तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा? IIT मद्रास हो जाएगा। कौन सा? IIT मद्रास जो है वो क्या है? टॉप संस्थान है, शीर्ष पे है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इंडिया रैंकिंग 2024 में कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो इंडिया रैंकिंग 2024 का जो संस्करण है ये 9वां संस्करण जारी किया गया है हाल ही में। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? देखिए विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान हो जाएगा वो 2024 के अनुसार कितना हो जाएगा? 126वां रैंक हो जाएगा किसका? भारत का विश्व खुशहाली रैंक में। अगला प्रश्न है कि निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? देखिए निर्यात तैयारी सूचकांक जो है इसका प्रकाशन जो होता है ये आप ध्यान रखेंगे, ये नीति आयोग के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ये नीति आयोग के द्वारा इसको प्रकाशन किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? देखिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP है ये किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था MSP को? तो ये था MS स्वामीनाथन समिति। कौन था? MS स्वामीनाथन समिति के द्वारा समिति के द्वारा जो है इसकी सिफारिश किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? तो दोस्तों बहुत ही प्रश्न है, जो बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु बताया था कहाँ पे? वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में बुद्ध ने अंतिम वर्षा ऋतु अपनाया था। और सर्वाधिक वर्षा ऋतु कहाँ पूछेगा? तो सर्वाधिक जो वर्षा ऋतु था दोस्तों ये आपके कहाँ बिताए थे बुद्ध ने? तो श्रावस्ती में बिताए थे। कहाँ पे? श्रावस्ती में जो है ना सर्वाधिक वर्षा ऋतु बुद्ध ने बिताए थे। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? देखिए जो वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट है ये किस संस्था द्वारा जारी होता है? तो संस्था का नाम क्या है? UNEP द्वारा इस संस्था इसको जारी किया जाता है। किसको? तो वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट को।
अगला प्रश्न कह रहा है कि रक्षा संसाधन एवं विकास संगठन डीआरडीओ का गठन कब किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ पे है। दोस्तों डीआरडीओ जो है ना, डीआरडीओ का गठन किया गया था 1958 में इसका स्थापना होती है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ, हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएंगे, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएंगे, ठीक है। उसके वर्तमान में हेड कौन है, तो समीर बी कामत जो है वर्तमान में डीआरडीओ के हेड हो जाएंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि रक्षा पेटी, लाइफ बोट तथा पनडुब्बी किस सिद्धांत पर काम करता है। तो रक्षा पेटी है और लाइफ बोट है दोस्तों, ये जो पनडुब्बी है ये किस सिद्धांत पर काम करते हैं, तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करते हैं। किस पे, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ये सभी काम करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी निर्माणाधीन परियोजना कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी निर्माणाधीन परियोजना कौन सा हो जाएगा, सरदार सरोवर परियोजना। कौन सा, सरदार सरोवर परियोजना हो जाएगा, ठीक है। आप तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चुनाव आयोग अपने स्थापना वर्ष से किस अवधि तक एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य किया है। तो चुनाव आयोग जो है ये किस अवधि तक एक सदस्यीय निकाय के रूप में काम किया है दोस्तों, तो 1950 में इसकी स्थापना होती है, 1989 तक जो है ना एक सदस्य के रूप में काम किया है। और वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं। और दोस्तों जो चुनाव आयोग है उसके जो वर्तमान में हेड कौन हो जाएंगे, तो वो कौन हो जाएगा, राजीव कुमार हो जाएंगे। कौन सा, राजीव कुमार जो है वर्तमान में चुनाव आयोग के हेड हो जाएंगे। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प किस सदन द्वारा पारित किया जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है ना समाप्त करने का संकल्प जो है ये किस सदन द्वारा दोस्तों, तो ये लोकसभा द्वारा क्या होता है, पारित किया जाता है, ठीक है। लोकसभा द्वारा क्या होता है, इसे पारित किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों क्या रहा है कि ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस तथा ऑरोरा बोरियलिस जैसी परिघटना किस मंडल में घटित होती है। तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस है और ऑरोरा बोरियालिस है, ये जैसी परिघटना जो है दोस्तों ये किस मंडल में घटित होती है, तो ये आयन मंडल में घटित होती है। किसमें, आपके आयन मंडल में क्या होता है, ये घटित होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सौरमंडल में कौन से 2 ग्रह जो अपनी परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। तो दोस्तों देखिए जो अरुण और शुक्र ग्रह है ना, अरुण और शुक्र ग्रह जो है ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जो अपनी परिक्रमा जो है ना पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। और बाकी दोस्तों जो ग्रह होते हैं उसकी जो दिशा होती है घूर्णन करने की, वो क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, लेकिन ये इसकी दिशा क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर है। किसका, अरुण एवं शुक्र का। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। कह रहा है कि मेडुला मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है। देखिए जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है दोस्तों ये मस्तिष्क के किस भाग से है दोस्तों, ये पश्च भाग से है, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, तो पश्च मस्तिष्क से ये संबंधित हो जाएंगे। आप लोग इसे भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार की दूसरी रामसर साइट नागी और नकटी बिहार के किस जिले में स्थित है। तो देखिए नागी और नकटी जो है ना बिहार की दूसरी रामसर साइट है दोस्तों। तो पहली कौन सी हो जाएगी, तो पहली दोस्तों कौन सी हो जाएगी, कांवर झील पक्षी विहार जो है वो कौन सी है, बेगूसराय में। कांवर झील पक्षी विहार जो है वो कहाँ पड़ता है, आपके बेगूसराय में पड़ता है, ठीक है, बेगूसराय में। लेकिन दोस्तों दूसरी दोस्तों कौन सी हो जाएगी, नागी और नकटी, ये कहाँ पड़ते हैं आपके, तो जमुई जिला में पड़ता है। कहाँ पे, जमुई जिला में पड़ता है, आप तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों क्या होता है ना, 5 जून को हम क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और पहली बार दोस्तों कब मनाया गया था, 1974 में पहली बार जो है विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा 2 बार जो काटती है नदी दोस्तों वो उसका नाम क्या है, तो माही नदी। माही नदी ऐसी नदी है जो भारत में कर्क रेखा को क्या करती है, 2 बार काटती है। एक बार उत्तर से, एक बार दक्षिण से काटती है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे। और कर्क रेखा दोस्तों कितने, भारत के टोटल 8 राज्यों से क्या होती है, कर्क रेखा गुजरती है, इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि घाघरा नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है। देखिए घाघरा नदी जो है ना ये गंगा में कहाँ पे मिलती है आपके, तो छपरा में मिलती है। कहाँ पे, छपरा में जो है घाघरा नदी गंगा में आके मिल जाती है। दोस्तों आप ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसे जैसे छपरा में रा है ना अंतिम में, और घाघरा में रा है अंतिम में, और छपरा में रा है अंतिम में, तो इस तरह से आप रिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हुए प्रश्न को, कह रहे कि नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच अवस्थित पहाड़ी कौन सी है। तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच जो पहाड़ी अवस्थित है उसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, वह सतपुरा श्रेणी। कौन सा, सतपुरा रेंज जो है, सतपुरा श्रेणी, ये नर्मदा और जो है ताप्ती श्रेणी के मध्य में स्थित है। इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी। देखिए दोस्तों इलाहाबाद संधि जो हुई थी ना वो 2 इलाहाबाद संधि हुई थी, ठीक है। एक 12 अगस्त को हुआ था, 16 अगस्त को हुआ था, लेकिन किस युद्ध के बाद हुआ था, तो बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। बक्सर का दोस्तों युद्ध होता है 1764 में। इसी के बाद दोस्तों इलाहाबाद की संधि हुई थी, 2 संधि हुई थी 1764 में, और 65 में 2 संधि हुई थी, 12 अगस्त को और 16 अगस्त को हुई थी। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के दोस्तों। कह रहे हैं कि यहाँ पे भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है। देखिए भारत के साथ सबसे अधिक जो स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है वो बांग्लादेश के साथ ही है, और कितनी है दोस्तों, 4096 किलोमीटर है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है कि बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है। तो जो बांग्लादेश हमारे पास है वो एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित हो जाएंगे। ये दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित हो जाएंगे। कहाँ पे, तो दक्षिणी पूर्वी भाग में ये स्थित हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश कौन से हैं। तो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित जो पड़ोसी देश हो जाएंगे उसका नाम उसने क्या, देखिए उत्तर पश्चिम, ये क्या हो गया उत्तर, ये क्या हो गया पश्चिम। तो इसमें इसमें दोस्तों क्या मिलेगा आपको, ये आपके पाकिस्तान मिल जाएंगे। कहाँ पे, पाकिस्तान मिल जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, पाकिस्तान हो जाएगा। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है कि अफगानिस्तान भारत के किस गलियारे से जुड़ता है। जो अफगानिस्तान है ये भारत से किस गलियारे से जुड़ता है, उसका नाम क्या है, बारखान गलियारा। कौन सा, बार बारखान गलियारा। ठीक है, इसी के बाद दोस्तों क्या होता है, अफगानिस्तान जो है भारत से क्या होते हैं, तो जुड़ता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। और अफगानिस्तान के अलावा भारत के दोस्तों अफगानिस्तान और चीन जो मिलता है दोस्तों, चीन और चाइना, ये भी आपको बारखान गलियारे से ही मिलता है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि वर्तमान भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जानते हैं। तो वर्तमान भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सियाचिन जो दोस्तों ग्लेशियर आपने सुना होगा, सियाचिन ग्लेशियर को हम लोग क्या कहते हैं, वर्तमान में सफेद पानी के नाम से जानते हैं। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा, दोस्तों इस रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन रेखा है। यह किसके किसके बीच स्थित है, भारत और चाइना के बीच में स्थित है। ठीक है, दोस्तों एक होता है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, तो रेड क्लिफ रेखा दोस्तों किसके बीच में स्थित है, तो भारत, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपके कौन हो जाएंगे, रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, मैकमोहन रेखा की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है। तो दोस्तों ये किसके खींची गई है, तो आपके अरुणाचल प्रदेश में खींची गई है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सीमा पर खींची गई है। आप लोग ध्यान में इसे रखिएगा। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को क्या बोलते हैं, नेफा के नाम से भी जानते हैं। अब आपसे दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक सवाल पूछते हैं कि नेफा का फुल फॉर्म क्या होता है। यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत वर्ष किस द्वीप का अंग था। दोस्तों भारत जो वर्ष है किस द्वीप का अंग हो जाएगा यहाँ पे, तो जम्बू मुख द्वीप का अंग हो जाएगा। कौन सा, जम्बू मुख द्वीप का यहाँ पे अंग हो जाएंगे, मुख्य द्वीप का अंग हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत का धूर, दोस्तों ये प्रश्न गलत है यहाँ पे। ये प्रश्न होगा कि भारत का मुख्य भूमि से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है। भारत का मुख्य भूमि से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 876 किलोमीटर हो जाएगा। कितना, 876 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है। तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसको रामेश्वर द्वीप से अलग करता है, उसका कौन नाम है, पंबन द्वीप। कौन सा है, पंबन द्वीप के द्वारा दोस्तों क्या होता है, भारत की मुख्य भूमि जो है वो रामेश्वर द्वीप से क्या होती है, अलग होती है। अगला सवाल है कि कौन सा जलाशय अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। तो कौन सा जलाशय जो अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है, इस जलाशय का नाम क्या हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल जो है दोस्तों ये क्या करता है, आपके अंडमान और निकोबार को अलग करता है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, देखिए अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के, ठीक है, उत्तरी अक्षांश से लेकर के कितना हो जाएगा, 37 मिनट 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, और जब हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट जो है क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा, उसका नाम क्या होगा, इंदिरा पॉइंट। क्या दोस्तों होगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु, जो कहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि BEIC यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का राजा और ब्रिटेन की महारानी कौन था। देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और इसके समय में जो भारत के राजा कौन थे, वो थे अकबर। कौन थे, अकबर थे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अकबर का कार्यकाल कितना था, 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी के बीच में इसका कार्यकाल था। इसी बीच में दोस्तों क्या आता है, 1600 आता है। इसलिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका स्थापना समय भारत के राजा कौन हो जाएंगे, अकबर हो जाएंगे। और ब्रिटेन की महारानी हो जाएगी, उसका नाम क्या था, एलिजाबेथ प्रथम। क्या हो जाएगी, एलिजाबेथ प्रथम जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, तो ब्रिटेन की महारानी वहां पे हो जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत आने वाला दूसरा अंग्रेज यात्री कौन था और किस दरबार में आया था। देखिए मुगल दरबार में यहाँ पे होगा। ठीक है दोस्तों, मुगल दरबार में
मुगल दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज यात्री कौन था और किसके दरबार में आया था? दोस्तों आपको ध्यान रखेंगे, वो दोस्तों कौन था? सर टॉमस रॉ था। कौन था? सर टॉमस रॉ जो था वो दूसरा अंग्रेज था और किसके दरबार में आए थे? तो जहांगीर के दरबार में आए थे। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में आए थे। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका द्वारा पहला कारखाना स्थापित किया गया था वो 1608 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पे? सूरत, गुजरात में किया गया था। कहाँ पे? सूरत में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि 1760 में बांडीवास का प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके साथ लड़ी थी? देखिए 1760 में एक बांडीवास का युद्ध होता है, ठीक है। ये किसके बीच में होता है? इंग्लैंड और जो है ना फ्रांस के बीच में होता है बांडीवास का युद्ध, जिसमें इंग्लैंड का जीत होता है, फ्रांस क्या होता है? हार जाता है। तो आप तो ध्यान रखिएगा कि किसके बीच में लड़ी हुई थी? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ाया गया था। यानी अंग्रेज और फ्रांस के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज की विजय हुई थी जबकि फ्रांसीसी यहाँ पे हार चुके थे। तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? देखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध जो दोस्तों हुआ था ना, ये 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी के बीच में होता है, ठीक है। 1763 ईस्वी के बीच में होता है तृतीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है। दोस्तों ये जो है ना किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? ये पेरिस की संधि के तहत जो है इसकी समाप्ति की गई थी। तो पेरिस की संधि के तहत जो है तृतीय विश्व युद्ध की तृतीय कर्नाटक युद्ध की क्या हुई थी? यहाँ पे समाप्ति हुई थी। आप लोग ऐसे ध्यान रखिएगा। जी दोस्तों बढ़ते हुए प्रश्न क्या है कि औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, तो अंग्रेजों यहाँ पे होगा। अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया था? तो दोस्तों कहाँ गया था? बंगाल में किया था। कहाँ पे? बंगाल में इसका स्थापना किया गया था। आंसर बंगाल इसका सही जवाब हो जाएगा। किसी युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पूर्णतः शासन सत्ता को स्थापित किया था? तो किस युद्ध के बाद? यहाँ पे किसी ने होगा, तो किस युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पूर्णतः शासन सत्ता को स्थापित किया था? वो दोस्तों युद्ध कौन सा था? बक्सर का युद्ध था, ठीक है। कौन सा? बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764 इसमें होता है ये युद्ध। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अक्रिय अक्रिय दोस्तों यहाँ पे नहीं होगा, अफीम होगा। क्या होगा? अफीम। अफीम होगा यहाँ पे। कह रहा है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों कौन था? अपना बिहार जो है ना वो अफीम के लिए क्या था? बहुत ही ज्यादा फेमस था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा दोस्तों क्या किया गया था? भारत से निष्कासित किया गया था। उसका नाम क्या था? उसका नाम दोस्तों था सर जॉन चाइल्ड। क्या था उसका नाम? सर जॉन चाइल्ड उसका नाम था, जिसको औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था। अगला प्रश्न क्या है कि अंग्रेज रॉल्फ फिंच होगा यहाँ पे। फिंच किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? तो अंग्रेज जो थे रॉल्फ फिंच, ये दोस्तों जो किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? तो ये दोस्तों किसके दरबार में आए थे? अकबर के दरबार में आए थे। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में आए थे। और दोस्तों ये प्रथम अंग्रेज थे जो अकबर के दरबार में आए थे यहाँ पे, ठीक है। और कहाँ पे? आगरा दरबार में आए थे। कहाँ पे? आगरा दरबार में, जो अकबर लगा हुआ था आगरा दरबार, उसी में रॉल्फ फिंच आए थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1611 में मुगल बादशाह ने किस अंग्रेज ने व्यापारिक अनुमति लेने में असफल हुआ था? तो 1611 ईस्वी में मुगल बादशाह से किस अंग्रेज ने व्यापारिक अनुमति लेने से सफल हुआ था? तो उस अंग्रेज का नाम दोस्तों क्या था? जॉन मिल्टन। क्या था? उसका नाम था जॉन मिल्टन। मिडल्टन, ठीक है। ये कब दोस्तों लिया था? 1611 ईस्वी में लिया था। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने से अंग्रेजों ने 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए थे? तो दोस्तों ये मुगल बादशाह कौन से थे? ये थे औरंगजेब। कौन थे? औरंगजेब थे, जिन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए जो है मुआवजा के तौर पर वसूल लिए थे। अंग्रेजों ने सन 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर किस शहर को घोषित किया था? तो दोस्तों वो कौन था? कोलकाता को। किसे? कोलकाता को अंग्रेजों ने 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया था। अंग्रेजों के बाद भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? तो अंग्रेजों के बाद जो भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी यहाँ पे हो जाएगी वो कौन सी दोस्तों? वो कौन थी? डेनिश। कौन थी? डेनिश थी, जो कब आई थी? 1616 ईस्वी में डेनिश जो है भारत में आया था। फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के काल में हुई थी? दोस्तों वो कौन था? लुई चौदहवां। कौन था? लुई चौदहवां के कार्यकाल में इसकी स्थापना होती है। अगला सवाल है कि भारत आने वाले यूरोपीय कंपनियों के क्रम को लिखिए। तो सबसे पहले दोस्तों कौन आया था? कंपनी दोस्तों यहाँ पर नहीं है, यूरोपीय है। तो कौन सा? पुर्तगाली सबसे पहले आया था, ठीक है। दोस्तों पुर्तगाली के बाद कौन आए थे? तो आपके पास डच आए थे। डच के बाद कौन आए थे? अंग्रेज आए थे, ठीक है। और अंग्रेज के बाद तो कौन आए थे? फ्रांसीसी आए थे। कौन? फ्रांसीसी आए थे। और लास्ट में दोस्तों कौन आए थे? स्वीडियन आए थे।
स्वीडिशियन आए थे। ठीक है, तो पहला पुर्तगाली, दूसरा डच, तीसरा अंग्रेज, चौथा फ्रांसीसी और पांचवा स्वीडिश आए थे। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न का दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि 1858 के शाही अधिनियम के समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? तो 1858 से दोस्तों कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग होगा। कौन था दोस्तों यहाँ पे? लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हमारा। तो लॉर्ड कैनिंग इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो 1861 का वो अधिनियम था जिसके तहत भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था। किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो वह कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त की गई थी? वो दोस्तों कौन सा था? 1892 ईस्वी का जो हमारे पास था भारत परिषद अधिनियम। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है दोस्तों, जो विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त की गई थी। भारत में सचिव का पद किस अधिनियम द्वारा निर्मित किया गया था? तो सचिव का पद जो है 1858 ईस्वी के जो थे अधिनियम द्वारा किया गया था, और लॉर्ड स्टैनली द्वारा, लॉर्ड स्टैनली के द्वारा। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जो पृथक निर्वाचन की बात की गई थी 1909 के अधिनियम द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? 1909 के अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन की बात की गई थी मुस्लिमों के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी? वो कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी दोस्तों? वो कौन सा अधिनियम था? 1861 का अधिनियम था जिसके तहत जो है ना भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार करने का, सॉरी यहाँ क्या होगा, अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो उसको कौन सा? 1786 का अधिनियम था जिसके तहत गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया था। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? तो वो डेट क्या था? 1 जनवरी 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री जो है घोषित किया गया था। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि 1892 के अधिनियम के से भारत में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली का शुभारंभ किया गया था? तो दोस्तों वो कौन था? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। कौन सा? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी 1892 के अधिनियम के तहत। ठीक है, और प्रत्यक्ष दोस्तों बात करेंगे तो प्रत्यक्ष चुनाव जो शुरुआत हुई थी वो 1919 के अधिनियम के तहत उसकी शुरुआत हुई थी। किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बचत व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था? तो दोस्तों 1860 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश काल में बजट व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। और दोस्तों पहला बजट जो था, पहला बजट वो किसने प्रस्तुत किया था? तो पहला बजट जो है वो आपके जेम्स विल्सन द्वारा जो है पहला बजट प्रस्तुत किया गया था। और इसी में इनकम टैक्स की बातें भी कही गई थी। क्या? इनकम टैक्स की बातें इसी में कही गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के लिए पहली बार अनौपचारिक मांग किस विधेयक में की गई थी? तो ये भारतीय संविधान के लिए पहली बार जो अनौपचारिक मांग की गई दोस्तों, वो कौन सा विधेयक था? वो स्वराज विधेयक था। कौन सा? स्वराज विधेयक था। ये कब आया था स्वराज विधेयक? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा 1895 में, 95 में ये क्या आया था आपके पास? ये विधेयक, मतलब कि स्वराज विधेयक आया था। एसटीएची आयोग का गठन कब और किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय में किया गया था? देखिए एसटीएची आयोग दोस्तों क्या था? अकाल के समय जो आता था उस वक्त अकाल पर नियंत्रण करने के लिए एसटीएची आयोग का गठन किया गया था। तो ये किसके समय आया था? तो लॉर्ड लीटन के समय में आया था। ठीक है, लॉर्ड लीटन के समय में एसटीएची आयोग का गठन किया गया था। आप लोग याद रखिएगा। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य दोस्तों? यक्षगान जो है आपके पास कहाँ से हो जाएंगे? कर्नाटक का लोक नृत्य हो जाएगा। अभी यामिनी कृष्णमूर्ति जो थी, अभी हाल ही में उनका निधन हुआ है, यामिनी कृष्णमूर्ति जी का। ये दोस्तों क्या थे? यक्षगान से ही संबंधित है। ठीक है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गरबा और डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो गरबा और डांडिया दोस्तों कहाँ का हो जाएगा आपके पास? तो गुजरात का हो जाएगा गरबा और डांडिया। और लास्ट प्रश्न हमारे पास है कि उड़ीसा के किस नृत्य को अर्थशास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है? दोस्तों कौन सा नृत्य है? छऊ। उड़ीसा का जो छऊ नृत्य है इसी को क्या गया अभी रिसेंटली अर्थशास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन क्या? इसका आंसर हो जाएगा छऊ। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हमने आप सभी के लिए डे 3 का पूरे जो
75 प्रश्न थे उनको कवर कर दिया है। दोस्तों अब आपका काम ये बनता है कि इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक अच्छे से कमेंट्स कर दीजिए ताकि हम नई वीडियो आपको अपलोड करते रहें। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।